हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट द विषय गुप्ता। तो गाइस वीडियो को पूरा देखिए, एंड तक वीडियो को देखिएगा। इसमें सब चीज़ें बताई गई हैं, बहुत अच्छे से आपको समझाया गया है, तो आप इसको पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। जो भी आपको डाउट आता है, कोई इसमें अगर सजेशन है, फीडबैक है, तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है यूट्यूब पे। और टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करिए। फ्री टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है। सारे अपडेट्स वहीं पे आते हैं, सब चीज़ें वहीं पे मिलती हैं, तो उसको ज्वाइन करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी डाउट है, कोई भी फीडबैक है, तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेट्स क्रैक इट का ये चैनल जो यूट्यूब पे है, उसको जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ से सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिएगा और यहाँ से सब्सक्रिप्शन के बाद ऑल का बटन भी दबा दीजिएगा, जिससे कि सभी नोटिफिकेशंस आपको रेगुलर बेसिस पे मिलते रहें। ये वाला जो टेलीग्राम चैनल है, इसको जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ये टेलीग्राम चैनल आपको सर्च करने में मिल जाएगा। जैसे ही आप ये लिखेंगे लेट्स क्रैक इट द विषय गुप्ता बिना किसी स्पेस के, तो ये चैनल आ जाएगा और इस चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लेट्स क्रैक इट विषय गुप्ता के यूट्यूब चैनल पर। और हम पढ़ने जा रहे हैं 17 जनवरी करंट अफेयर्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है गाइस। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी है, उत्तराखंड पीसीएस है, यूपी पीसीएस है, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। साथ साथ बताना चाहूँगा गाइस कि कनिष्ठ सहायक के एग्जाम के लिए, अपर पीसीएस के लिए, लोअर पीसीएस के लिए और आरओ सचिवालय के लिए फुल प्रिपरेशन बैच चल रहा है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। सारा कंटेंट यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है, पीडीएफ सब यहीं प्रोवाइड की जा रही है, फुल गाइडेंस मिल रही है। इन करंट अफेयर्स की पीडीएफ को आप रेगुलर बेसिस पे ले सकते हैं। डेली प्रैक्टिस एमसीक्यू पेड ग्रुप चल रहा है, तो ये भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इन सभी कोर्सेज में एनरोल करने के लिए 7665804421 पर आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले न्यूज़ आ रही है GS1 से। देखें, थोड़ी सी हिस्टोरिकल न्यूज़ है कि इंडियन रेलवेज़ का एक एक आप कह सकते हैं कि इंजन टाइप में, एक कार टाइप में एक चीज़ है। इसका नाम है जॉन मॉरिस फायर इंजन, है ना। तो उसको एक स्टेट्समैन चैलेंज ट्रॉफी में विंटेज कार डिस्प्ले जब हुआ था, तो वहाँ पे स्टेट्समैन चैलेंज ट्रॉफी उसको मिली है। तो जॉन मॉरिस फायर इंजन जो है, जो कि 1914 में मैन्युफैक्चर किया गया था, और जो हैदराबाद के निज़ाम थे, उन्होंने इसको एक्वायर करा था फॉर द निज़ाम स्टेट रेलवे फॉर डाउजिंग फायर्स। यानी कि स्टेट रेलवे के लिए, निज़ाम स्टेट रेलवे के लिए, हैदराबाद में जो निज़ाम के नाम से ट्रेनें चला करती थी, उसके लिए इसको ख़रीदा गया था। और आग बुझाने के लिए, है ना, कोई भी आग लग जाती है तो एक तरह से आप मान सकते हैं फायर फाइटिंग सिस्टम है। इट वॉज मेंटेन्ड इन द लोको एंड कैरेज वर्कशॉप्स एट लालागुडा हैदराबाद एंड गॉट रिटायर्ड इन 1960। 1914 में इसको लिया गया था और 1960 में इसको रिटायर कर दिया गया। करेंटली इट इज़ वन ऑफ द स्टार एग्जिबिट्स एट नेशनल रेल म्यूजियम न्यू दिल्ली। तो आजकल ये नेशनल रेल म्यूजियम न्यू दिल्ली में खड़ा रहता है। इट इज़ द ओनली व्हीकल इन द वर्ल्ड फिटेड विद द ओरिजिनल श्रूसब्यूरी एंड चैलेंजर सॉलिड टायर्स। तो ओरिजिनल जो श्रूसब्यूरी और चैलेंजर के सॉलिड टायर्स हुआ करते थे, वो इसमें लगे हुए हैं। एंड स्टिल रिटेन्स ऑल द ओरिजिनल पार्ट ऑफ इट्स फायर इक्विपमेंट। और फायर इक्विपमेंट के इंपॉर्टेंट बात यह है कि जितने भी ओरिजिनल हिस्से चीज़ें हुआ करती थी, वो सब की सब इसके अंदर लगी हुई हैं। यानी कुछ भी चीज़ों को रिप्लेस या मॉडर्न चीज़ों से बदला नहीं गया है। जो उस टाइम पे बनने के दौरान इसमें लगी थी, वो सब की सब अभी भी लगी हुई है। नेक्स्ट आता है पॉलिसी मेकिंग के ऊपर बात करें तो GS2 से न्यूज़ आ रही है। यूनियन गवर्नमेंट का ये कहना है कि हम डिजिटल कैप्चरिंग करेंगे मनरेगा अटेंडेंस की। यानी कि जो वर्कर्स मनरेगा में काम करने आते हैं तो ये कहा जा रहा है कि वो जो अटेंडेंस लगाएंगे, वो दिन में 2 बार अटेंडेंस लगाएंगे, और अब वो डिजिटली लगेगी, फ़ोटो कैप्चरिंग के साथ, जियो टैगिंग के साथ, जिससे ये पता चले कि वो सही में वहाँ काम करने पहुँचे हैं या नहीं पहुँचे हैं। तो डिजिटल कैप्चर ऑफ द अटेंडेंस ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉयड अंडर द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, इसको यूनिवर्सल बना दिया गया है सेंटर के द्वारा 1 जनवरी से। तो यूनियन गवर्नमेंट का ये कहना है कि ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए, पारदर्शिता लाने के लिए, अकाउंटेबिलिटी लाने के लिए, यानी कि जवाबदेही बनाने के लिए मई 2021 में इसको एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में स्टार्ट किया गया था, और एक मोबाइल एप्लीकेशन बनाई गई थी, नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम NMMS। तो मई 16 2022 से देखें तो कैप्चरिंग अटेंडेंस वाया द ऐप वाज मेड कंपलसरी फॉर ऑल वर्क साइट्स विद 20 और मोर वर्कर्स। फिर 16 मई 2022 से ये कहा गया कि जिस साइट पे भी 20 या 20 से ज़्यादा काम कर रहे हैं वर्कर्स हैं, तो वहाँ पर ये इस ऐप से अटेंडेंस होनी कंपलसरी हो गई है। ये पहले कहा गया इस 16 मई 2022 से, और अब 1 जनवरी 2023 से ये कर दिया गया है कि चाहे किसी पे 1 या 2 आदमी भी काम कर रहे हों, उन सब जगहों पर क्या होगा, मोबाइल से ही अटेंडेंस होगी। दिस रिक्वायर्ड अपलोडिंग 2 टाइम स्टैम्प्ड एंड जियो टैग्ड फोटोग्राफ्स ऑफ द वर्कर्स। यानी कि 2 बार, दिन में 2 बार जो जियो टैगिंग करके फ़ोटो भेजनी होगी कि वर्कर जो है वो कहाँ खड़ा है, साइट पे ही खड़ा है।
जॉब फेल ऑन द मेट्स ऑब्लिक सुपरवाइजर्स हु आर पेड ओनली मार्जिनली मोर देन द अनस्किल्ड वर्कर्स। ये पिछले दिनों भी कवर किया गया था करंट अफेयर्स में कि जो ये मेट्स होते हैं या सुपरवाइज़र हैं, ये वही लोग होते हैं जो वहाँ पे क्या हैं, जो वहाँ पे वर्कर हैं। बस फ़र्क क्या है, 4 या 5 रुपये का फ़र्क आता है। राज्य टू राज्य भी डिपेंड करता है ये। कुछ कुछ राज्यों में 3 या 4 रुपये का फ़र्क रहता है कि एक जो नॉर्मल वर्कर है उसकी अगर एक दिन में उसको 212 रुपये मिलेंगे, तो मान के चलिए जो सुपरवाइज़र होगा या जो मेट होगा उसको 216 रुपये मिलेंगे। तो 4 रुपये का फ़र्क है, इतना ही फ़र्क रहता है। लेकिन ये वाला काम जो रहेगा वो किसके ऊपर आएगा, मेट से सुपरवाइजर्स के ऊपर आएगा। देयर वर वाइड स्प्रेड कंप्लेंट्स ओवर द लैक ऑफ टेक्निकल सपोर्ट। अब दिक्कत तो आएगी ही, क्योंकि जब टेक्निकल की बात आ गई है, मोबाइल एप्लीकेशन की बात आ गई है, तो दिक्कतें आना लाजमी है। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि टेक्निकल सपोर्ट में दिक्कत है। नेसेसिटी टू ओन अ स्मार्टफोन, अब ये दिक्कत रहेगी कि उसको स्मार्टफोन लेके चलना पड़ेगा, फ़ोटो खींचनी है, जियो टैगिंग करनी है, इंटरनेट के थ्रू अपलोड करनी है, तो इन सब चीज़ों में दिक्कत होगी। पेइंग फॉर एन इंटरनेट कनेक्शन के लिए पे करना पड़ेगा। इश्यूज़ विद एररेटिक इंटरनेट कनेक्टिविटी, ज़रूरी नहीं है कि जहाँ पे काम हो रहा हो वहाँ पे इंटरनेट के सिग्नल्स बहुत अच्छे आ रहे हों, क्योंकि फ़ोटो अपलोड करनी है। तो एररेटिक यानी कि ऐसा ना हो कि जो इंटरनेट की सप्लाई है वो दिक्कत कर रही हो। लेटेस्ट ऑर्डर में जो कि 23 दिसंबर 2022 को आया था, मिनिस्ट्री ने ये ऑर्डर किया है कि डिजिटली कैप्चरिंग अटेंडेंस अब वो मैंडेटरी हो चुका है सभी वर्क साइट्स के लिए, रिगार्डलेस ऑफ द नंबर ऑफ वर्कर्स एंगेज। यानी उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि कितने वर्कर्स उस साइट पे काम कर रहे हैं, जितने भी वर्कर साइट पे काम कर रहे हों, सभी को, चाहे एक काम कर रहा हो चाहे अनेक काम कर रहे हों, सभी को क्या करना होगा, सभी को मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू ही, NMMS के थ्रू ही क्या करना होगा, अटेंडेंस देनी होगी। नेक्स्ट आता है अफ्रीका पे फोकस करने की बात कर रहे हैं राइटर। उनका कहना है, वॉशिंगटन समिट का हवाला देते हुए कह रहे हैं कि सेकेंड US अफ्रीका समिट हुई थी वॉशिंगटन में दिसंबर 13 से 15 के बीच में। तो जो लीडर्स हैं 49 कंट्रीज़ के और जो अफ्रीकन यूनियन के चेयर थे, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था अफ्रीका से। US के प्रेसिडेंट रहे हैं जो बाइडेन, उन्होंने भी हु इज़ येट टू विजिट द कॉन्टिनेंट। अब देखिए, US प्रेसिडेंट जब से जो बाइडेन बने हैं तब से वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में नहीं गए हैं। प्लेड ग्रेशियस होस्ट डिस्कसिंग द पॉलिटिकल, यानी कि राजनीतिक वहाँ की, फिर सिक्योरिटी की और इकोनॉमिक कोऑपरेशन की बात की गई है उन गेस्ट से जो अफ्रीका के देशों से वॉशिंगटन में आए हैं वॉशिंगटन कन्वेंशन के लिए। द लीडर्स ऑल्सो डेलिब्रेटेड ऑन द वेज टू मिटिगेट द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19। फिर लीडर्स ने इस चीज़ पे भी बात की कि कोविड-19 से कैसे समझा जाए, फ्यूचर में आने वाली जो महामारियाँ हैं, पेंडेमिक्स हैं, उनसे कैसे निपटा जाए, क्लाइमेट क्राइसिस से कैसे रिस्पॉन्ड किया जाए, प्रमोट फूड सिक्योरिटी एंड डीपन डायस्पोरिक टाइज। कई इंपॉर्टेंट डिसीजंस भी लिए गए। पहला लिया गया कि US ने अनाउंस किया कि अब जो अफ्रीकन यूनियन है वो भी G20 को ज्वाइन करेगा एज अ परमानेंट मेंबर। दूसरा, US ने ही कहा है कि वो फुल्ली सपोर्ट करता है कि UNSC को रिफॉर्म किया जाना चाहिए, जिससे कि अफ्रीका को भी, अब देखिए अफ्रीका में इतने इंपॉर्टेंट देश हैं, अफ्रीका इतना बड़ा कॉन्टिनेंट है, जबकि अफ्रीका के अंदर से एक भी देश परमानेंट मेंबर नहीं है UNSC का। अब UNSC को रिफॉर्म करने की बात बहुत टाइम से चल रही है, और UNSC के रिफॉर्म तभी हो सकता है जब या तो बहुत बड़ा चेंज लाया जाए चार्टर के अंदर यूनाइटेड नेशंस के, या जो पांचों देश हैं जिनके पास वीटो पावर्स हैं वो पांचों देश खुद से चाहें कि हम वीटो की पावर शेयर करना चाहते हैं किसी और के साथ, जो कि पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि कोई नहीं करना चाहेगा। पहला एश्योरेंस तो इम्प्लीमेंटेबल है कि आप G20 में ला सकते हैं, क्योंकि ये तो हो सकता है कि भाई आसियान जैसे आया है, यूरोपियन यूनियन है, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन सेकंड तो अपने आप में खराब, एक वेग सही है, क्योंकि UNSC रिफॉर्म तो अभी भी फ्यूचर में हम देख सकते हैं कि नहीं आएगा, इतनी जल्दी नहीं आएगा। फिर तीसरा, एक प्रॉमिस फॉर द प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट टू विजिट अफ्रीका नेक्स्ट ईयर वाज मेड। और एक प्रॉमिस ये भी किया गया है कि USA के जो प्रेसिडेंट हैं और वाइस प्रेसिडेंट हैं कमला हैरिस, वो अफ्रीका विजिट करेंगी, जो कि अपना में इम्प्लीमेंटेबल है, पॉसिबल भी है। दिस विल बी अ रिफ्रेशिंग चेंज एज नो US प्रेसिडेंट हैज़ बीन सीन इन अफ्रीका सिंस 2015 में, क्योंकि बराक ओबामा गए होंगे, उनके बाद कोई और वहाँ पर नहीं गया। फोरम ऑन चाइना अफ्रीका कोऑपरेशन, यानी कि फोकाक, इसको इस्टेब्लिश किया गया था अक्टूबर 2000 में। फोकाक अपना में कंपोज करता है मिनिस्टर्स को और लीडर्स को अफ्रीका के और चाइना के, जो 3 सालों में एक बार मिलते हैं, एक बार बीजिंग में मिलते हैं और एक बार किसी अफ्रीका के देश की राजधानी में मिलते हैं। अफ्रीका के अंदर बहुत सारे देश हैं, 54-55 देश हैं, उनमें से किसी भी एक कंट्री को पकड़ते हैं और उस कंट्री के कैपिटल में वे लोग मीटिंग करते हैं। चाइनीज़ प्रेसिडेंट पार्टिसिपेट करते हैं डेलिब्रेशंस में, यानी कि डिस्कशंस में, या तो इन पर्सन खुद वहाँ पहुँचते हैं, डिजिटली। चाइना हैज़ अ फुल फ्लेजेड इंटर मिनिस्टीरियल मैकेनिज्म टू एंश्योर द टाइमली इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फोकाक डिसीजंस। सिंपल सी बात है, चाइना ने पूरा एक तंत्र बिठा रखा है जो सिर्फ अफ्रीका के ऊपर फोकस्ड है, और अफ्रीका और चाइना के बीच में जो डिस्कशंस होते हैं, जो फोरम बनता है,
उसमें जो फैसले लिए जाते हैं वो उन फैसलों का इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसको टाइमली इम्प्लीमेंटेशन करवाने के लिए पूरा का पूरा एक डिवीज़न वहाँ पे लगा दिया गया है। जो लास्ट मीटिंग हुई है डकार 2021 में, अब ये किसकी कैपिटल है डकार? ये सेनेगल की कैपिटल है। एक्सप्रेस्ड सपोर्ट फॉर द चाइनीज़ एजेंडा। चाइना का एजेंडा क्या है? वन चाइना प्रिंसिपल, यानी वो ताइवान वगैरह सबको लेके चलना चाह रहा है कि हांगकांग हुआ, ताइवान हुआ, मकाऊ हुआ, कि वन चाइना प्रिंसिपल पे जोर देता है। ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और एक कम्युनिटी विद अ शेयर्ड फ्यूचर। इट ऑल्सो अपलोडेड द डिसीजन बाय द 2018 फोकाक समिट जो हुआ था बीजिंग में, टू बिल्ड अ चाइना अफ्रीका कम्युनिटी, की एक चाइना अफ्रीका कम्युनिटी बननी चाहिए दैट स्ट्राइव्स फॉर विन विन कोऑपरेशन। अब देखिए अच्छी अच्छी बात कही जाती है इसमें, विन विन ऐसे ऐसे वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं जिससे कि रीडर को लगता है, जो पढ़ रहा है उसको लगता है कि बहुत अच्छी चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर हम ज़मीन पे देखेंगे तो ज़मीन पे ऐसा नहीं है। थियोरेटिकली अच्छा लगता है पढ़ने में, लेकिन प्रैक्टिकली देखें तो कुछ चीज़ें अच्छी नहीं होती हैं। For years, the Chinese foreign minister begins his annual series of foreign visits by traveling to Africa. Whatever flaws there may be in China's economic diplomacy in Africa, and there are many, its consistent attention to Africa contains a useful lesson. G20 प्रेसिडेंसी इस टाइम पे भारत के पास है, तो भारत के पास अच्छा मौका है कि अफ्रीकन यूनियन को हम परमानेंट मेंबर बना सकते हैं। इंडिया की प्रेसिडेंसी रहते हुए 2023 में अफ्रीका को या अफ्रीकन यूनियन को परमानेंट मेंबरशिप दी जा सकती है G20 की। रिफ्लेक्ट फर्मली अफ्रीकाज एजेंडा 2063 फॉर डेवलपमेंट। इंडिया और यूएस जो हैं अब वो अफ्रीका के साथ मिलकर काम कर ही रहे हैं। फाइनली फोर्थ जो इंडिया अफ्रीका फोरम है समिट शुड बी हेल्ड इन अर्ली 2024, और जो थर्ड समिट है वो 2015 में हुई थी, बिकम्स अ डिस्टेंट मेमोरी। सिंपल सी बात है, तीसरी समिट बहुत पहले हो गई थी 2015 में, तो कहा जा रहा है चौथा जो इंडिया और अफ्रीका का फोरम समिट है वो 2024 में हो जाना चाहिए, इसकी उम्मीद कर रहे हैं। सर्वाइकल कैंसर के ऊपर एक दो दिन पहले भी कवर किया जा चुका है, दोबारा देख लेते हैं कि सर्वाइकल कैंसर के ऊपर भारत जो है काफ़ी बढ़ चढ़ कर काम कर रहा है और चाह रहा है कि जो भारत की में लड़कियां हैं 9 से 14 साल की लड़कियों को वैक्सीन मिल जाए पेपिलोमा वायरस की, जिसके वजह से ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की, जिसकी वजह से सर्वाइकल कैंसर होता है और आगे आने वाले जीवन में उन लड़कियों को वो कैंसर ना हो। सर्वाइकल कैंसर इज कोज्ड बाय इन्फेक्शन, जिसका इन्फेक्शन का नाम है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, और ये 21% जो केसेस हैं और जो 23% डेथ्स होती हैं दुनिया में वो इसी की वजह से होती हैं, और भारत में उसका परसेंटेज इतना है, यानी कि भारत जो है पूरी दुनिया की 21% केसेस और 23% जो डेथ होती हैं, यानी कि पूरी दुनिया में अगर 100 महिलाएं 100 गर्ल्स मर रही हैं सर्वाइकल कैंसर की वजह से, उसमें से 23 महिलाएं भारत से होती हैं। टू टैकल दिस गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि एक वैक्सीन लेके आ रहे हैं गर्ल्स के लिए, 9 से 14 साल की बच्चियों के लिए जो कि स्कूल जाती हैं, और वो लड़कियां जो स्कूल्स नहीं जाती हैं उनको हम मोबाइल हेल्थ टीम की वजह से या प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर के यहाँ से प्रोवाइड कर दी जाएगी उनको ये वैक्सीन। इंडिजिनस ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की वैक्सीन है जिसका नाम सेरेवावैक है, हैज़ बीन क्लियर्ड बाय द DGCI, यानी कि ड्रग जनरल कंट्रोलर ऑफ इंडिया जो है उनके द्वारा इसको स्वीकृति दे दी गई थी मिड, और ये इसको माना जा रहा है कि मिड 2023 में, यानी कि जून जुलाई के आसपास इसको अप्रूवल मिलकर इसको रोल आउट कर दिया जाएगा, लड़कियों को ये मिलनी शुरू हो जाएगी। इट विल बी इशूड थ्रू द यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। भारत ने एक यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चला रखा है, यानी कि उसके तहत 12 या 13 अलग अलग बीमारियों के टीके लगते हैं, उसके तहत इसको रखा जाएगा। इंद्रधनुष प्रोग्राम आप कह सकते हैं, वन ऑफ द लार्जेस्ट पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम है जो कि 12 डिजीजेज से लड़ने के लिए फ्री वैक्सीन प्रोवाइड करता है। फिर आता है नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप फॉर इम्यूनाइजेशन। उसने रिकमेंड किया था कि आप HPV के लिए, यानी कि ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के लिए वैक्सीन लेके आए और उसको यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंदर रखें। UIP लार्जेस्ट पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम है दुनिया में अगर हम देखें, जिसमें फ्री वैक्सीन दी जा रही है एटलीस्ट 12 डिजीज़ के लिए, जिससे कि हमने सक्सेसफुली पोलियो जैसी बीमारी को ख़त्म कर दिया है। मैटरनल और नियोनेटल जो टिटनस की बीमारी हो जाती थी, यानी कि जिस तरह एक लेडी प्रेग्नेंट होती है, मदर बनने वाली होती है, या न्यूनेटल होता है, बिल्कुल जो बच्चा पैदा होता है जस्ट, उसको भी दिक्कत हो जाती थी, उसको भी टिटनेस की बीमारी हो जाती थी। तो अब उन सबको ख़त्म करने के लिए, हालांकि इन सबको तो ख़त्म कर ही दिया गया है, और भी बहुत सारी बीमारियां हैं जिनको इंजेक्शन दिए जा रहे हैं जिनके, और आगे आने वाले समय में उम्मीद है कि वो सब ख़त्म हो जाएंगे। सर्वाइकल कैंसर इज़ प्रिवेंटेबल। सर्वाइकल कैंसर जो है वो रोका जा सकता है, प्रिवेंटेबल है, क्योरेबल है, सही किया जा सकता है अगर उसको समय से पकड़ लिया जाए। इट इज़ द सेकेंड मोस्ट कॉमन कैंसर इन वीमेन इन इंडिया। तो भारत में सेकेंड मोस्ट कॉमन कैंसर है महिलाओं में भारत में, एंड द कॉज ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ डेथ्स एनुअली। फर्स्ट नंबर पे कौन है? ब्रेस्ट कैंसर होगा। नेक्स्ट आता है NRC एक्सरसाइज। अब देखिए NRC एक्सरसाइज बहुत लंबे समय से चल रहा है, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स
2018-2019 बहुत पीक टाइम रहा, जिस टाइम पे एनआरसी के ऊपर बहुत ज़्यादा कवरेज मिली न्यूज़पेपर्स के थ्रू एनआरसी को, और बहुत ज़्यादा चर्चाओं में भी रहा। तो वापस से थोड़ा थोड़ा उभर के आता है कहीं कहीं पे। तो एनआरसी अब क्या है, एनआरसी समझ लेते हैं कि एनआरसी सबसे पहले बनाई गई थी 1951 में, असम के अंदर बनाई गई थी, सिर्फ और सिर्फ ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि भारत में कौन पैदा हुआ है और कौन माइग्रेंट है, यानी कि ईस्ट पाकिस्तान, यानी कि जो आज का बांग्लादेश है, वहाँ से कौन माइग्रेट करके भारत में आया है आज़ादी होने के बाद। फिर 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने इशू किया एक ऑर्डर सेंटर को और स्टेट को, ये कहा कि आप एक एक्सरसाइज दोबारा से लाएं जिससे कि 1951 के रजिस्टर को अपडेट किया जा सके। यानी कि जो 1951 का रजिस्टर, एनआरसी का जो रजिस्टर अपडेट किया जा रहा है, ये सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस के हिसाब से किया जा रहा है। ऑर्डर वॉज बेस्ड ऑन अ पिटिशन फाइल्ड बाय एन एनजीओ नेम्ड असम पब्लिक वर्क्स। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्यों इशू किया ये ऑर्डर, क्योंकि एक असम पब्लिक वर्क्स करके एक एनजीओ थी, उसने एक पिटिशन दायर की थी सुप्रीम कोर्ट में, जिसके कहने पे जब सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान ये ऑर्डर दिया कि अब उस रजिस्टर को अपडेट करने का समय आ गया है। तो पहला ड्राफ्ट इसका 2018 में रिलीज़ हुआ और फाइनल लिस्ट इसकी 2019 में रिलीज़ हुई, जिसमें करीब करीब 19 लाख लोगों को उस रजिस्टर से बाहर निकाल दिया गया। ये कहा गया कि ये जो 19 लाख लोग हैं, इनका जो लीनिएज है वो क्लियरली समझ में नहीं आ रहा है। तो इंक्लूडेड दोज हु कुड एस्टैब्लिश देयर इंडियन सिटीजनशिप, कुछ लोग तो ऐसे थे जिन्होंने अपनी इंडियन सिटीजनशिप प्रूव कर दी बाय बीइंग रेसिडेंट्स और डिसेंडेंट्स ऑफ पीपल, या तो वो रहते हैं असम में या वो डिसेंडेंट्स हैं, यानी कि वंश चलता आ रहा है उनका, जो लोग असम में रह रहे थे 25 मार्च 1971 से पहले। ये कट ऑफ डेट रखी गई है क्योंकि इसी दौरान बहुत ज़्यादा दिक्कतें हुई और जो पाकिस्तान और बांग्लादेश का जो युद्ध हुआ वो इसी वजह से, यही इसी टाइम पे हुआ था। ये कट ऑफ डेट रखी गई थी और असम अकॉर्ड जो था अगस्त 1985 का राजीव गांधी गवर्नमेंट के दौरान जो डिसाइड किया गया था, उसमें इसी डेट को कट ऑफ डेट माना गया था। एज मैनी एज 19 लाख पीपल आउट ऑफ 3.3 करोड़ एप्लीकेंट्स वर एक्सक्लूडेड। तो 3.3 करोड़ लोगों में से 19 लाख लोगों को बाहर निकाल दिया गया है इससे, क्योंकि वो अपनी सिटीजनशिप के लिए डॉक्यूमेंट्स, अप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंट्स दे नहीं पाए हैं। सेवरल पार्टीज डिसमिस्ड द फाइनल लिस्ट एज फॉल्टी। अब कई सारी पार्टीज़ हैं, उनका कहना ये है कि नहीं भाई, ये जो आखिरी लिस्ट आई है 2019 में, जिसमें 19 लाख लोगों को बाहर निकाल दिया गया है, ये फॉल्टी लिस्ट है। 3 ईयर्स लेटर अगर हम देखें तो अब प्रोसेस रुका हुआ है, क्योंकि जो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया है उनको वापस से नोटिफाई करना है फाइनल लिस्ट को, जो कि अभी तक नहीं की गई है। नेक्स्ट आता है कोविड की जो वैक्सीन है, नेसल वैक्सीन, वो 800 रुपये में मिलेगी प्राइवेट सेंटर्स में। तो हैदराबाद की बेस्ड जो भारत बायोटेक है, जिन्होंने इनकोवैक बनाई थी कोविड-19 के लिए, कहा जा रहा है कि प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटर्स में वो 800 रुपये की मिलेगी और सरकारी में वो 325 रुपये की मिलेगी। ऐसा क्यों? वैक्सीन तो वैक्सीन है। प्राइवेट में जब उसकी कीमत अगर 325 रुपये है मान लेते हैं, तो सरकारी फैसिलिटीज़ में भी उतनी मिलनी चाहिए, प्राइवेट में भी उतनी मिलनी चाहिए। प्राइवेट में क्यों 800 रुपये की क्यों मिल रही है वहाँ पे? ऐसा थोड़ी है कि जो वहाँ पे उस वैक्सीन के अंदर कुछ और लगा दिया गया है, वैक्सीन तो वैसी ही है। इनकोवैक विच विल बी रोल्ड आउट एज अ बूस्टर डोज। अब ये बूस्टर डोज के रूप में रोल आउट की गई है उन लोगों के लिए जो 18 साल या 18 साल से ऊपर हैं। दुनिया की पहली इंट्रानेसल वैक्सीन है, यानी कि नोज के थ्रू इसको दी जाएगी कोरोना वायरस के अगेंस्ट में, और इसको 2 डोज शेड्यूल जिसने पहले ले रखी है और उसके बाद इसको बूस्टर डोज के रूप में ले लेगा। यूनियन गवर्नमेंट ने पार्शली फाइनेंस किया है इसका डेवलपमेंट एंड क्लिनिकल ट्रायल्स थ्रू द कोविड सुरक्षा प्रोग्राम ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक। फिर अपॉइंटमेंट जो है बूस्टर शॉट का कैन बी टेकन थ्रू द कोविन वेबसाइट। तो कोविन वेबसाइट की हेल्प से आप इसको बुक कर सकते हैं और फिर ले सकते हैं। नेक्स्ट आता है स्पाइक मकाई और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने कोलैबोरेट किया है म्यूजिक इन द पार्क सीरीज के लिए अंडर श्रुति अमृत। तो स्पाइक मकाई ऑर्गेनाइज किया है वेरी पॉपुलर म्यूजिक इन द पार्क सीरीज अंडर द नेम श्रुति अमृत इन कोलैबोरेशन विद द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, यानी कि संस्कृति मंत्रालय के साथ मिलकर किया है, न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के साथ भी। स्पाइक मकाई क्या है? यानी कि सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक एंड कल्चर, ये इसकी फुल फॉर्म है। अमंग यूथ इज़ अ वॉलंट्री, अब अपने आप में एक वॉलंट्री है, यूथ मूवमेंट है जो प्रमोट करता है टेंजिबल, टेंजिबल यानी जिसको आप छू सकते हैं, और इनटेंजिबल जिसको आप छू नहीं सकते, एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन एंड वर्ल्ड हेरिटेज बाय ऑर्गेनाइजिंग प्रोग्राम्स एंड वर्कशॉप्स ऑफ इंडियन क्लासिकल। अब देखिए, इंडियन क्लासिकल डांस होते हैं, फोक डांसेस होते हैं, म्यूज़िक है, योगा है, मेडिटेशन है, क्राफ्ट्स हैं, और भी जो चीज़ें विभिन्न प्रकार की जो भारत की संस्कृति है उसको प्रमोट करने के लिए यूथ के अंदर स्पाइक मकाई बनाया गया है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा। ये एक मूवमेंट है जो स्टार्ट हुआ था 1977 में। इसके चैप्टर्स जो हैं 850 टाउन से भी ज़्यादा हैं और पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। MOU साइन हुआ है फैसिलिटेट करने के लिए
लो इंटरेस्ट रेट लोन्स को टू फार्मर्स, यानी कि लो इंटरेस्ट रेट पे फार्मर्स को लोन मिलना चाहिए, तो उसके लिए एमओयू साइन किया गया है एसबीआई के साथ। तो फार्मर्स को लो इंटरेस्ट पे रेट लोन मिले, और यानी कि लो इंटरेस्ट रेट पे लोन मिले, वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी के द्वारा एमओयू साइन किया गया है एसबीआई के साथ। एमओयू वाज साइन विद द इंटेंट ऑफ प्रमोटिंग अवेयरनेस अबाउट द न्यू लोन प्रोडक्ट कॉल्ड प्रोड्यूस मार्केटिंग लोन। अब देखिए, एक नया लोन बनाया गया है जिसका नाम क्या है, प्रोड्यूस मार्केटिंग लोन, टू एक्सक्लूसिवली फंड, किस चीज़ को फंड करने के लिए, ENWR को फंड करने के लिए, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसीप्ट। अब देखिए, वेयर हाउस के अंदर क्या होगा, किसान सामान रखेगा, तो वहाँ पे नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसीप्ट मिल जाएगी उसको, जैसे कि उसमें कोई प्रोसेसिंग फ़ी नहीं लगेगी, कोई एडिशनल कोलेटरल नहीं होगा, अट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट मिलेगा। तो इन सब चीज़ों से करके उसको लोन दिया जा सकता है, तो उसकी बात की गई है। और ये यहाँ पे लिखा हुआ ही है कि एमओयू किसके साथ साइन हुआ है, एसबीआई के साथ साइन हुआ है। बस इतना आपको पता होना चाहिए, कुछ कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि जो करंट अफेयर्स में से ऐसे ही सवाल पूछता है कि अभी हाल ही में वेयर हाउसिंग ने एक साइन किया है एमओयू किसानों को सस्ता लोन देने के लिए, तो वो किसके साथ किया गया है, वो एसबीआई के साथ किया गया है। नेक्स्ट आता है NTPC REL साइंस एमओयू विद गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा। त्रिपुरा की गवर्नमेंट के साथ एक एमओयू साइन किया गया है, जिससे कि रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट में काम किया जा सके। तो एमओयू साइन हुआ है डेवलपमेंट ऑफ फ्लोटिंग, यानी कि जो तैरता हुआ और ग्राउंड माउंटेड बेस्ड रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट है, कहाँ पे, त्रिपुरा में। एमओयू एम्बार्क्स अपॉन द जर्नी टुवर्ड्स डेवलपमेंट ऑफ लार्ज साइज्ड रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स, यानी कि जो रिन्यूएबल एनर्जी है, यानी कि जहाँ पे नवीकरणीय ऊर्जा का जो काम हो सकता है, त्रिपुरा के साथ मिलके, और त्रिपुरा सरकार को वहाँ पे हेल्प करनी है, जिससे कि त्रिपुरा जो है क्लीन एनर्जी जो कमिटमेंट्स हैं उसके, और जो उसकी जिम्मेदारियाँ हैं, ऑब्लिगेशंस हैं, उनको, प्रतिबद्धताएँ हैं उसके, उनको वो पूरा कर सके। फिर प्रीलिम्स के लिए कुछ फैक्ट आते हैं कि अभी हमने देखा था हाल ही में यूएसए के अंदर बहुत भयानक एक बर्फ़ का तूफान आया था, जिसका नाम क्या रखा गया, इलियट रखा गया यूएस में, है ना। फिर अपनी डेथ के बाद बाबर जो हैं उनको फिरदौस मखानी कहा गया, यानी कि ड्वेलर ऑफ पैराडाइज कहा गया। विद ऑल द ग्लोरी एंड विजडम ऑफ द मुगल्स, आगरा रिमेन द सेकेंड कैपिटल ऑफ इंडिया, यानी कि आगरा को दूसरी कैपिटल माना गया भारत की 1504 से लेकर 1658 तक। अबुल फजल जो है आगरा को दारुल खिलाफत कहते थे और दिल्ली को दारुल सुल्तनत कहते थे। ये आपको पता होना चाहिए, पूछा जा सकता है ये कि दारुल खिलाफत किसको कहा गया और दारुल सुल्तनत किसको कहा गया। तो दारुल सुल्तनत दिल्ली हुआ करता था, और दारुल खिलाफत जो है वो आगरा हुआ करता था। बिसाइड्स द ग्रेट मुगल्स, अफगान हुए, लोदीज हुए, उन्होंने भी आगरा से रूल किया। येट आगरा टुडे इज रिनाउंड फॉर बीइंग द लास्ट रेस्टिंग प्लेस ऑफ अर्जुमंद। तो वो लास्ट रेस्टिंग प्लेस हुआ किसका, अर्जुमंद बानो बेगम का, जो कि शाहजहाँ की वाइफ थी, उनको मुमताज़ महल कहा जाता था। और जब वो 14th चिल्ड्रन को, 14वें बच्चे को जन्म दे रही थी, तब उनकी मृत्यु हो गई थी 1631 में। नेक्स्ट आता है यूनियन मिनिस्टर हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह। उनका कहना ये है कि पूरा देश जो है कवर कर दिया जाएगा डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क के थ्रू 2025 तक, जिससे कि एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स होते हैं, जैसे कि बारिश आना है, बादल फटना है, उसको अच्छे से कवर किया जा सके। फिर पीएम ने होमेज दी है थ्रूवलुवर को, थ्रूवलुवर डे पे 16 जनवरी को। भारत और फ्रांस के बीच में नेवल एक्सरसाइज है वरुण। और पहली G20 की जो हेल्थ वर्किंग ग्रुप की मीटिंग हुई है वो 18 से 20 जनवरी के बीच में कहाँ पे हुई है, केरला में हुई है। कुछ क्वेश्चंस आते हैं कि 28 दिसंबर 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी बॉम्बे में, और जो A.O. ह्यूम थे उन्होंने इसको फाउंडिंग किया था एज ए जनरल सेक्रेटरी के रूप में। तो उसी के ऊपर कुछ क्वेश्चन है कि इस ऑर्गेनाइजेशन को फाउंड किया गया था एक लिबरल पार्टी के MP द्वारा जो कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में बैठा करते थे 1866 में। इंडियन नेशनल कांग्रेस से पहले तो उन्होंने एक पार्टी बनाई थी, या एक एसोसिएशन बनाई थी, उस एसोसिएशन का नाम क्या था, बहुत ही फेमस है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 में दादा भाई नेहरू जी ने बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि दिस पार्टी अरोज आउट ऑफ द नीड फॉर द पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मुस्लिम्स इन ब्रिटिश इंडिया, कि मुस्लिम्स को ब्रिटिश इंडिया के अंदर रिप्रेजेंट करवाने के लिए एक पार्टी बनाई गई थी। तो उस पार्टी का नाम क्या था, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनाई गई थी। फिर A.O. ह्यूम जो कि फाउंडर थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, उन्होंने बहुत और एरियाज़ में भी इंटरेस्ट लिया, सिविल सर्वेंट भी रहा करते थे, पॉलिटिकल रिफॉर्मर भी थे। तो वो ऐसा कौन सा फील्ड था जिसमें वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे, वो थे ऑर्निथोलॉजी में, यानी कि पक्षी विज्ञान में। उनको फादर ऑफ इंडियन ऑर्निथोलॉजी भी कहा जाता है, और उन्होंने स्ट्रे फेदर्स के बारे में स्टडी की थी। नेक्स्ट आता है एट द कांग्रेस ऑफ 1929 लाहौर सेशन में एक जवाहरलाल नेहरू द्वारा पार्टी गोल रखा गया था, एक डिक्लेयर किया गया था। वो गोल क्या है,
तो वो है पूर्ण स्वराज, और उसको पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट आता है, दिस वाज द फर्स्ट सत्याग्रह मूवमेंट, जो कि महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया ब्रिटिश इंडिया में, और उसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मिला। इम्पोर्टेंस क्यों मिली? क्योंकि वो पहली बार अंग्रेज़ों को साफ साफ दिख रहा था कि शांति के साथ उनको चुनौती दी गई है। तो चंपारण सत्याग्रह और खेड़ा सत्याग्रह हुआ था, बीच में अहमदाबाद भी हुआ था। फिर ये इंडियन पॉलिटिशियन हैं जिनको इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंसी उन्होंने ली थी 1947 में, इस टाइम पे भारत आज़ाद हुआ था। तो यानी कि ये सिंपल सवाल है, ये पूछना चाह रहे हैं कि जब भारत आज़ाद हुआ तब उस टाइम पे कांग्रेस के चेयरपर्सन कौन थे, कांग्रेस के चेयरमैन कौन थे? तो वो थे JB कृपलानी, यानी कि जीवत राम भगवान दास कृपलानी। तो गाइस थोड़ा सा गले में दिक्कत हो रही है, इस वजह से ऐसी प्रॉब्लम आ रही है। खैर, आपने वीडियो देखी है, पूरी चीज़ आपने समझी है। कोई भी डाउट आता है, फीडबैक सेशन है, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू, बाय बाय।